नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो मेरे सॉल्व्ड पेपर के सेट चल रहे हैं उसमें मैं वॉल्यूम नंबर 3 को आज स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि इसके पहले वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की जो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वॉल्यूम 3 आपका बचा है, जो टॉप 155 सेट्स की आपकी सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए ये हम वॉल्यूम जो थर्ड है वो आज करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या क्या वो आप पहले देख लीजिए। ये पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो 7 दिसंबर 2018 को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, तीसरी शिफ्ट में, इसके अलावा 6 दिसंबर को, और इसके अलावा 6 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट का, 5 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का, 5 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का, 5 दिसंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट का, और इसके अलावा कहा जाए तो 4 दिसंबर, 3 दिसंबर और 1 दिसंबर, 28 नवंबर, 27 नवंबर। इस तरीके से यहाँ से जितने भी पूछे गए सवाल हैं रेलवे ग्रुप डी के पेपर में वो मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। टॉप 155 सेट आपके होने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी मेरे प्यारे भाई, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की अपडेट आपको मिला करे। और इसके अलावा जो वॉल्यूम 1 है आपकी, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा वॉल्यूम 2 वो भी आपको क्लास मिल जाएगी, और भी बहुत सारी क्लासेस मैराथन मैंने करवा रखी है। जैसे 10 घंटे की साइंस मैंने करवा रखी है, 8 घंटे की मैथ करवा रखी है मैंने, और इसके अलावा गाइस कहा जाए तो 8 घंटे की आरपीएफ की क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत सारी मैराथन मैंने क्लास करवाई है। साइंस की स्पेशल क्लास हो चुकी है, जीके के भी हो चुकी है, रीजनिंग मैथ के भी स्पेशल मैराथन हुई है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, रेलवे एग्ज़ाम मैराथन क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर के हर एक क्लास को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई, आज की ये जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में 7 दिसंबर 2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो क्वेश्चन पेपर आए थे या जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं देखने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो दिया गया है वो दिया गया है, राजस्थान डैश रिजर्व के लिए जाना जाता है, यानी राजस्थान जो है किसके लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें मैंने आपके जो जीके है, जीएस है, और इसके अलावा गाइस कहा जाए तो जो आपके साइंस है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल हो गया, वो सारे सवाल मैं करवाने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए क्लास। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ताकि हम कम समय में अपने हर एक क्वेश्चन को कवर कर पाएँ दोस्त। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर भी आप देते रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस रिजर्व के लिए जाना जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राजस्थान किस रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा तांबा के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। बट एक बात आप खास ध्यान रखिएगा कि अगर अग्रणी में कहा जाए तो अग्रणी में राजस्थान नहीं है, मतलब रिजर्व में माना जाएगा तो आप तांबा कह सकते हैं, लेकिन अग्रणी में कहा जाए तो तांबा जो है सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में होता है, यानी एमपी में नंबर 1 पे। उसके बाद कहा जाए तो उसके बाद राजस्थान है, और उसके बाद जो आता है वो आता है आपका झारखंड। ठीक है, तो उसके बाद झारखंड ये हो जाएगा। विश्व में अगर सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा चिली में। विश्व में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये चिली में होता है। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन है, पहले डैश स्थान दिया गया है, फिर कहा गया है में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो किसमें वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी आंसर, क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है कि किस खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक जीता है। किस खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक जीता है।
देखिए कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं भारतीय महिला भारोत्तोलक यानी कहा जाए तो वेट लिफ्टर हैं, यानी वजन उठाने का जो होता है वो है। तो ये हो जाएगा भारोत्तोलन में, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं इन्होंने 2000 में यानी सन 2000 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इन्हें भारत सरकार द्वारा 1994 में, ध्यान रखिएगा, 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड, और 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और वर्ष 1999 यानी वर्ष 1999 में पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की लगभग दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या फिर कहा जाए पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो उन्हें प्रतिध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कहा जाएगा इसकी, अगर आप किसी खाली कमरे में या जो नया नया प्लास्टर हो कमरा, उसमें अगर आप बोलेंगे तो आपको अपनी आवाज़ खुद सुनाई देती है, या फिर किसी आप कुएं में बोलोगे तो आपको अपनी आवाज़ खुद सुनाई देती है, वही आपका होता है प्रतिध्वनि। कहने का मतलब है कि जो ध्वनि आपको दोबारा सुनाई दे उसे आप प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे आप गैस कहते हैं इको, इको जो आपने सुना होगा उसे ही कहा जाता है प्रतिध्वनि, ठीक है। और जो इसके बीच की ध्वनि मतलब दूरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए 17 मीटर। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर 17 मीटर। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, कान पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है ये 1/2 सेकंड का होता है, यानी 1/10 सेकंड समय तक होता है कान पर ध्वनि का प्रभाव। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वाले कि अभिसरण का वह बिंदु या फिर अभिसरण के वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर, फोकस कहा जाता है। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उसे खोखले गोले के केंद्र का वक्रता केंद्र कहते हैं, और जो वक्रता केंद्र है इसे कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। और जो ध्रुव है, ध्रुव किसे कहा जाता है? तो ध्रुव जो पोल होता है, गोलीय दर्पण की पृष्ठ की सतह का जो मध्य बिंदु है उसे ध्रुव कहते हैं, जिसे आप पी से डिनोट करते हैं, यानी पोल कहा जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वे किस राजनीतिक दल के थे? देखिए उप प्रधानमंत्री कौन थे और किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, काफ़ी ईजी है। तो ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं कैसा व्यवहार करती हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए ये सुचालक की भांति व्यवहार करती हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर, सुचालक की भांति। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करें। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको ये बताना है, पहला कथन दिया गया है कि पदार्थ की अवस्थाएं, और दूसरा भी दिया गया है पदार्थ की अवस्थाएं। अब आपको ये देखना है कि एक और दो कथन जो दिए गए हैं इनमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त बैठेगा। पहला देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं अस्थाई नहीं होती हैं। मेरे प्यारे भाई, पदार्थ की अवस्थाएं अस्थाई नहीं होती हैं, ये अगर नहीं न यहाँ पर न लिखा होता तब ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता, लेकिन ये गलत है। पदार्थ की अवस्थाएं अस्थाई नहीं होती हैं, मतलब पदार्थ की अवस्थाएं जो हैं ये अस्थाई अगर नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अस्थाई होती हैं। तो यहाँ पे अगर नहीं होता तो यह अस्थाई वाला ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया गया है, इस वजह से अस्थाई आपका राइट होगा। तो बी उत्तर करेक्ट होगा, यानी पदार्थ की अवस्थाएं अस्थाई नहीं होती हैं और पदार्थ की अवस्थाएं तापमान और दबाव को परिवर्तित करके बदली जा सकती हैं। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पदार्थ की कुल मिलाकर के कहा जाए तो 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो है 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के गवर्नर या फिर कहा जाए राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है।
देखिए राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है ये राज्यपाल ही होते हैं, यानी जो राज्य की कार्यपालिका है इसके जो मेन होते हैं वो राज्यपाल या गवर्नर ही होते हैं। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए की जाती है। और ये राष्ट्रपति के मतलब 5 साल के लिए तो की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही रहेंगे, लेकिन ये 5 साल तक रहते हैं। ओके, एक बात आप और ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जो राज्यपाल है ना, ये राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है कि किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, पहले देखिए अगर यहाँ पे कहा जाए पोटेशियम, तो पोटेशियम का कहा जाएगा तो इसका जो होता है ये 19 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये निकलेगा 2 8 8 और 1, यानी 8 8 16 16 2 18 1 19। तो ये आपका 1 आएगा, यानी इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पोटेशियम तो इसका नहीं हो पाएगा, तो पहला गलत। देखिए लिथियम जो है इसका क्या होता है? इसका 3 होता है, तो इसका 2 1 1 होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी गलत है। अब इसका अगर यहाँ पे देखा जाए कैल्शियम, हाँ बिल्कुल कैल्शियम का बन सकता है, क्योंकि कैल्शियम का जो होता है ये 20 होता है। अब इसका अगर आप निकालोगे तो कैल्शियम का किस तरीके से निकलेगा? 2 8 8 2, तो 8 8 16 16 2 18 2 20, यानी कि कैल्शियम आपका राइट उत्तर हो जाएगा। सोडियम का आप जानते ही हैं कि 11 होता है, तो 2 8 और 1 होगा, तो इसके भी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन कैल्शियम आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? अब देखिए अगर यहाँ पे आप इसका रासायनिक समीकरण बनाओ तो किस तरीके से बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट का पहले देखिए क्या होता है सूत्र, NaHCO3, ये होता है इसका सूत्र। इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को मिलाना है, तो ये बनेगा क्या? अब देखिए इसके साथ मिलाने पर क्या बनेगा? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl। और इसके अलावा इसमें गैस जो निकलेगी ये निकलेगी C और इधर C, यानी CO2, इसकी गैस आपकी निकलेगी CO2। और इसके अलावा इसमें पानी यानी कि जो जल है वो बनेगा H2O। तो इसमें गैस कौन सी निकलती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अब इसका अगर आप अणुसूत्र निकालेंगे तो क्या निकलेगा? FeSO4 इंटू 7H2O। इसका सूत्र क्या होता है? FeSO4 इंटू 7H2O। तो H2O के कितने अणु हो गए? 7, यानी डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 7 जो अणु होते हैं ये जल के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कि हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? हजारीबाग, देखिए झारखंड राज्य में कहा जाए तो ये हजारीबाग पड़ता है, झारखंड से ही संबंधित है। और इसमें मुख्य रूप से कहा जाए कि क्या पाया जाता है, तो आपका तांबा राइट उत्तर होगा। झारखंड राज्य जो है तांबा उत्पादन में प्रमुख आता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पहले पे एमपी, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे झारखंड आता है। तो झारखंड आपका ये हो जाएगा तांबा के लिए, ये ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपके सामने है सवाल, देखिए कि एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए एसिटिक एसिड जो है इसका सूत्र क्या होता है, यानी एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ये होता है सूत्र। क्या होता है? CH3COOH। इसे जो एसिटिक एसिड है इसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, या फिर एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ये कार्बनिक अम्ल होता है, और इसकी वजह से ही जो सिरका होता है खट्टा होता है ना। और इसमें कहा जाए तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु और कार्बन के 2 परमाणु, और ऑक्सीजन के कहा जाए तो 2 परमाणु, यानी ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु होते हैं। और अगर कहा जाए तो हाइड्रोजन के 4 और कार्बन के 2। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, और सॉरी, और इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। देखिए
कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन यानी कार्बन के दो परमाणु हो गए इसमें, हाइड्रोजन तीन और एक हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के चार, और इसके अलावा ऑक्सीजन के तो दो परमाणु। हमसे पूछा गया था ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो दो ही होते हैं, तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अणुसूत्र याद है तो आप इजी तरीके से बचा सकते हैं, CH3COOH इसका अणुसूत्र होता है। अब इसमें आपसे चाहे कार्बन पूछा जाए, चाहे हाइड्रोजन पूछा जाए, चाहे ऑक्सीजन पूछा जाए, आप तीनों बता सकते हैं। नेक्स्ट वाले कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, सरदार सुरन सिंह समिति की अनुशंसा पर ही भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी वर्ष 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, और इसमें से कहा जाएगा इस तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका सी आंसर, आंध्र प्रदेश की है। ये वर्ष 1982 में इसको बनाया गया था NT रामाराव के द्वारा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये बताना है आपको। सवाल को समझने के बाद ही उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी उत्तर नहीं देना है। देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए तो लागू क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यानी अगर आप किसी एक ए वस्तु को धक्का देंगे तो अगर ए वस्तु बी वस्तु को धक्का देती है तो बी वस्तु भी ए वस्तु को धक्का देगी जरूर। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि अगर आप किसी को भाई मारोगे तो वो आपको मारेगा जरूर, भले वो आप उसको 2 थप्पड़ मारो तो वो 1 थप्पड़ मारे, लेकिन मारेगा जरूर। तो वही बात है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, क्योंकि जो गोली है उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्पीड से निकलती है। लेकिन जो बंदूक है वो पीछे मतलब आपको धक्का तो देती है, झटका तो देती है, लेकिन बहुत उतना तेज़ी से नहीं जितना तेज़ी से गोली निकलती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, की गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, तो बी उत्तर परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा का लोकप्रिय टीवी शो टेड टॉक इंडिया में किस विख्याति द्वारा होस्ट किया जाता है। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शाहरुख खान द्वारा, डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया इंडस्ट्री किताब के लेखक कौन है। लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया इंडियन इंडस्ट्री किताब के लेखक कौन है, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी, इन्होंने ही इस किताब को लिखा है, तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री, ये किताब जो है बीबी गिरी के द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि नीचे से कौन सा बॉन्डिंग पुनरुत्पादित होता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बायो का क्वेश्चन है, कौन सा बॉन्डिंग पुनरुत्पादित होता है ये आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इसमें से अगर कहा जाए मेरे भाई, तो जो खमीर और हाइड्रा है ये इसका एक बेस्ट उदाहरण होता है। तो खमीर और हाइड्रा का राइट उत्तर हो जाएगा बी उत्तर, परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा खमीर और हाइड्रा। समझ गए होंगे आप, बायो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या फिर कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कितने ऊर्जा होती है, मतलब किसकी आवश्यकता होती है। आयनन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, या फिर कहा जाए विद्युत ऋणात्मकता, किसकी आवश्यकता होती है। फिर से समझिए, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या फिर बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आयनन ऊर्जा। देखिए आयनन ऊर्जा जो है यह आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो जब ऊपर से नीचे जाया जाएगा तब आयनन ऊर्जा घटती है, और जब बाएं से दाएं जाया जाएगा तब जो आयनन ऊर्जा है बढ़ती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आयनन ऊर्जा कहते किसे हैं, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि आयनन ऊर्जा की परिभाषा की दीजिए तो आप कैसे कहेंगे। देखिए आयनन ऊर्जा जो है ये गैसीय अवस्था में किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही आयनन ऊर्जा कहते हैं।
कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ए आंसर परफेक्ट होगा। नेक्स्ट, गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? कहने का मतलब ये है कि गोलकुंडा किले का निर्माण जो है ये काकतीय शासकों द्वारा किया गया था, लेकिन ये कब किया गया था ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए गोलकुंडा जो है कहाँ पर, अगर ये पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद नगर में है। और इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित साहित्यिक रचना कौन सी है? अब इसमें से आपको ये बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई साहित्यिक रचना इसमें से है कौन सी, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए एशिया के पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जो मतलब 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान लिखी थी साहित्य रचना वो है गोरा और घरे बायरे। गोरा और घरे बायरे ये पुस्तकें आपका हो जाएगा। तो सी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा गोरा घरे बायरे। इसके अलावा कहा जाए मेरे भाई तो गीतांजलि ये इनकी सबसे ज़्यादा प्रमुख है ना। इसी पे इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? देखिए बायो का क्वेश्चन है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। इजी क्वेश्चन है। तो जब इसका युग्मन या फिर संयोग होता है तो इनके द्वारा कोशिका युग्मज या फिर कहा जाए युग्मनज कहलाती है। तो इसका जो मतलब निर्माण जो होता है ये किसका होता है? तो ये युग्मनज का ही होता है या फिर युग्मज का होता है। तो ए उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है, या फिर विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए विश्व एनिमेशन या फिर कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन ये हर साल 28 अक्टूबर यानी 28 अक्टूबर या फिर कहा जाए 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है ये है कि एनिमेशन में फिल्मों की स्क्रीनिंग को बढ़ावा देना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 28 अक्टूबर। नेक्स्ट देखिए, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो किस मांसपेशियों को? देखिए ऐच्छिक, अनैच्छिक, रेखित तो हृदय के 4 मांसपेशियां दी गई हैं। इसमें से किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाई क्लास अच्छी लग रही है लाइक जरूर कर देखो यार। देखिए ऐच्छिक मांसपेशियां जो हैं ये अस्थि से जुड़ी होती हैं, फिर कहा जाए हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो ऐच्छिक मांसपेशियां जो हैं इन्हें ही कंकाल मांसपेशियां कहा जाता है। मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सके उन्हें ही आप ऐच्छिक कहते हैं। यानी जो आपकी इच्छा के अनुसार हो उसे ऐच्छिक, जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो उसे अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब ये है जैसे हाथ चलाना ये अपनी इच्छा के अनुसार है, और छींकना ये अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है। तो मेरे भाई छींकना खांसना ये भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है, सांस ये भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है। तो जो आपका ऐच्छिक है इसे कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु से चल रही है। अब देखिए मंदता, मंदता किसे कहते हैं? मंदता जो है ये कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को, या फिर कहा जाए ऋणात्मक त्वरण को। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। यानी कि जो मंदता है ये कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर ऋणात्मक त्वरण को। तो मेरे प्यारे भाई मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु घटती हुई चाल से चल रही है। तो मतलब यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, घटती हुई चाल से चल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मंदता को ऋणात्मक त्वरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती हैं और ये बनी होती हैं। कहने का मतलब है कि अस्थि कोशिकाएं जो हैं किसकी बनी होती हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए जो अस्थि है या फिर कहा जाए कि जो मानव शरीर की हड्डियां हैं इसमें मुख्य रूप से जो रोल अदा करती हैं वो है कैल्शियम। यानी कैल्शियम तो है ही, कैल्शियम चारों ऑप्शन में दिया गया है। और कैल्शियम के अलावा फास्फोरस भी है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो हड्डियां हैं या फिर अस्थियां हैं और जो दांत हैं इन दोनों के निर्माण के लिए फास्फोरस जो है ये आवश्यक होता है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। देखिए कैल्शियम फास्फेट एक अघुलनशील लवण होता है जो अस्थि एवं दांत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस के संयोग से ही होता है। तो ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन नदी भारत के उत्तरी हिस्से में नहीं बहती पूछा गया है। इनमें से कौन सी नदी भारत के उत्तरी हिस्से में नहीं बहती है, ये आपसे पूछा गया है।
देखिए अगर यहाँ पे कहा जाए तो ब्यास, चिनाब और ब्रह्मपुत्र। ब्यास, चिनाब और ब्रह्मपुत्र ये तो 3 नदियाँ हैं, ये तो उत्तरी हिस्से में है, यानी कि उत्तरी भारत से संबंधित हैं। बट जो तापी है या फिर कहा जाए ताप्ती, ताप्ती बात एक ही है। ताप्ती नदी जो है ये पश्चिमी भारत की नदी है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर, तापी। नेक्स्ट सवाल देखिए, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान-2। अगला देखिए, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है और वो ऊपर जाता है, यानी कि जो गैस से भरा गुब्बारा है वो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ये 2 ऊर्जाएं होती हैं। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा ऊपर छोड़ता है, यानी गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऊपर की ही जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है mgh, यानी P = mgh, ये फॉर्मूला होता है। इसमें m क्या है आपका, ये मास यानी द्रव्यमान, g जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण और h जो है ऊंचाई है। यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तब जब ये गुब्बारा ऊपर क्यों जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा भी बढ़ेगी और उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, बढ़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए 7 दिसंबर 2018 को 4 बजे से 5:30 बजे के बीच जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं, अब मैं उसको कंप्लीट करवा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन और गुड न्यूज़ है कि एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई है, जिस पे अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। और ये डिस्काउंट जो है ये आपको सीमित समय के लिए मिल रहा है, मतलब अभी के लिए ही है। अगर आप इस ई बुक को ले लेते हैं तो आपको रेलवे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए इस ई बुक के साथ, यानी अगर आप इस रेलवे एग्जाम्स के लिए रामबाण संग्रह सीरीज इस ई बुक को लेते हैं तो इस ई बुक के साथ आपको 50,000 से अधिक जो जीके क्वेश्चंस की ई बुक है ये बिल्कुल फ्री मिल रही है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और इन दोनों ई बुक की खास बात यह है कि पूरी की पूरी ई बुक जो है नए पैटर्न पर है और इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है, और दोनों पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अभी ये मात्र 39 की आपको मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो इस ई बुक को लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, 8948667652। नंबर ध्यान से नोट कीजिएगा, 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस ई बुक के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये जो रेलवे एग्जाम्स के लिए रामबाण संग्रह सीरीज है, इसमें आपको जीके, साइंस, मैथ पूरा कंप्लीट मिलेगा। और जो 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक है, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके के 5000 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। और पूरी की पूरी ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है। तो इस ई बुक की खास बात यह है कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मेरे भाई अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है, ये मात्र 39 की आपको मिल रही है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, 8948667652। नंबर ध्यान से नोट कीजिएगा। इसी नंबर पे आपको इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल है, न्यूनतम अधात्री यानी मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, ये बायो को क्वेश्चन पहले दिया गया है, इसका आंसर आप पहले बताइए, राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय अधात्री या फिर मैट्रिक्स में धंसी होती हैं। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को ही स्नायु कहा जाता है, और ये ऊतक बहुत लचीले और मजबूत होते हैं। तो इसमें स्नायु आपका राइट उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का या फिर वस्तु के त्वरण या फिर चाल में क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए किसी वस्तु के वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु की एक समान त्वरण होगा, यानी वस्तु में एक समान त्वरण होगा, बी उत्तर राइट होगा। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तरल अवस्था से ठोस अवस्था में, तरल अवस्था से ठोस अवस्था में, यानी पानी का बर्फ में बदलना, उन्हें क्या कहा जाता है? पानी का बर्फ में बदलना, तो उन्हें कहा जाता है हिमांक बिंदु। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमांक बिंदु। देखिए गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक है कि बर्फ का पानी में बदलना।
यानी बर्फ अगर पानी में बदल जाता है तो उसे गलनांक कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्वथनांक, क्वथनांक होता है कि वह अंतिम बिंदु जिस पे पानी उबलने लगे। कहने का मतलब यह है कि पानी जो है अगर उबलने लगता है तो उसे क्वथनांक कहा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। गलनांक आपका होता है कि बर्फ से पानी में बदलना यानी द्रव में बदलना। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं कि ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, उसे द्रव में परिवर्तित हुए बिना वो गैस में बदल जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया जाए कपूर, कपूर जो होता है ये ठोस होता है। अगर आप कपूर को बाहर खुली जगह में रख दोगे तो वो कपूर जो है आप देखोगे थोड़ी देर बाद पूरा ख़त्म हो जाता है, तो वो गैस बन के उड़ जाता है। यानी ठोस से गैस में बदलना ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हमसे पूछा गया है कि तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना, तो ये हिमांक बिंदु कहलाता है। तो ये हो जाएगा बी आंसर। अगला देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्यों शुरू की गई? देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY, ये होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो है क्यों शुरू की गई? 1 मई 2016 को ये शुरू किया गया, यानी इसको लॉन्च किया गया। इसका मतलब है कि परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर। परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर। अगला है कि चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? चंबल, बेतवा और सोन ये किस ओर बहने वाली नदियां हैं? देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां जो हैं ये हैं चंबल, बेतवा और सोन। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, उत्तर की ओर बहने वाली। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा तुंगभद्रा भी इसी में शामिल है। चंबल नदी, देखिए ये जो चंबल नदी है ये मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है, और ये मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती है। बाकी जो बेतवा नदी है ये उत्तर भारत की नदी है, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर से निकलती है। सोन नदी के बारे में आप जानते हैं कि अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है कि सिंहभूमि खान किस राज्य में स्थित है? सिंहभूमि खान किस राज्य में स्थित है? सिंहभूमि खान किस राज्य में स्थित है? राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड में। ये सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे पुराना जिला माना जाता है, ठीक है। और जो सिंहभूमि है इसमें क्रोमाइट, मैग्नेटाइट, मैंगनीज, कच्चा लोहा ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? अब देखिए, अंडकोश की थैली ये नर प्रजनन के अवयव हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि और वृषण ये तीनों जो है नर प्रजनन के अवयव हैं, लेकिन मादा प्रजनन में आ जाता है गर्भाशय ग्रीवा। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। गुजरात में स्थित सूरत जिला देश का सबसे पहला स्थल है जहाँ 100% उपलब्ध कराया गया। क्या उपलब्ध कराया गया? तो ये हो जाएगा सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी ZVNF परियोजना किसने शुरू की? बताइए, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो परियोजना है ये शुरू किया गया था राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा। तो डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत के महान्यायवादी जो हैं देश के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के मुख्य वकील या फिर कहा जाए मुख्य अधिवक्ता होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है भारतीय संविधान की धारा 76 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। यानी कि जो समाचार पत्र है द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स ये 1838 में शुरू हुआ, लेकिन इसका नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया कब किया गया? तो ये हो जाएगा 1861 में। ये अंग्रेजी में पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र था द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला था, जो 3 नवंबर 1838 को मुंबई से प्रकाशित हुआ था। ये अखबार केवल शनिवार और बुधवार को आता था, और 1850 में दैनिक प्रकाशित होने लगा। कहने का मतलब है कि 1850 से ये डेली आने लगा। उसके पहले शनिवार और बुधवार को ही आता था। और 1860 में जो अखबार के तत्कालीन एडिटर थे रॉबर्ट नाइट,
इन्होंने उस समय के भारतीय शेयर होल्डर्स को जो है इससे खरीद लिया था। और भारत की पहली न्यूज एजेंसी की शुरुआत की 1861 में इन्होंने नाम बदल करके द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तब हवा के कण किस तरीके से कंपन करते हैं, ये आपको बताना है। तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु क्रमांक, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये किसके कारण है? तो काफ़ी इजी है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, इसमें से कौन? तो देखिए, जो पदेन सभापति होते हैं या फिर कहा जाए पदेन राज्यसभा के रूप में कार्य करते हैं, ये कौन है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। देखिए, जो उपराष्ट्रपति हैं संसद के उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। जिस किसी भी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति होते हैं ये अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर पड़ेगा? तो रंग जो है इसका ये बदलेगा नहीं क्योंकि ये शुष्क HCl है, तो सी उत्तर राइट हो जाएगा। एक प्रसुप्त या फिर कहा जाए डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को क्या कहा जाता है? ये आपके बायो का क्वेश्चन है, तो इसे अंकुरण कहा जाता है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अंकुरण। अंकुरण के बारे में आप जानते ही हैं। अगला है कि बजाज ऑटो ये किस क्षेत्र का एक उद्योग है? बजाज ऑटो जो है, तो बजाज ऑटो जो है एक निजी है यानी प्राइवेट क्षेत्र का उद्योग है, काफ़ी ईजी है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बजाज ऑटो जो है भारत की सबसे बड़ी निजी 2 व्हीलर वाहन निर्माता की कंपनी मानी जाती है। जो बजाज ऑटो का मुख्यालय है ये जो या फिर जो इसका हेडक्वार्टर है ये पुणे में है। जो इसकी स्थापना है ये जमनालाल बजाज ने की थी 1944 यानी वर्ष 1944 में। किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। तो ये निजी क्षेत्र का उद्योग है, सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, एक न्यूमेरिकल दिया गया है। सवाल है कि एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। इसमें संवेग की गणना आपको करना है। अब देखिए, आप जानते हैं संवेग जो है ये क्या होता है? न्यूटन सेकंड, यानी कि जो संवेग है, संवेग का आप अगर अर्थ निकालोगे तो किस तरीके से निकलेगा? संवेग, शम का मतलब होता है संगति और संगति का मतलब होता है द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है यही होता है संवेग। इसको आप ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान और जो वेग है इन दोनों के गुणनफल को ही कहा जाता है संवेग। हमसे पूछा गया है इसमें संवेग ही दिया क्या गया है, द्रव्यमान भी दिया गया है और मेरे को वेग भी दिया गया है। तो संवेग जो होता है ये मोमेंटम जो होता है इसे p से डिनोट करते हैं। p = mv इसका फॉर्मूला होता है। m मेरे को दिया गया है 50 किलोग्राम, b मेरे को दिया गया है 6 मीटर पर सेकंड। तो 50 × 6 यानी ये हो जाएगा 300। तो 300 तो सभी ऑप्शन में दिया गया है, ये 2 ऑप्शन में दिया गया है। अब इसका सूत्र क्या होता है या फिर कहा जाए इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो ये होता है मीटर पर सेकंड और आगे हो जाएगा किलोग्राम। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड यानी बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स बात एक ही है, चाहे पर लगाओ चाहे इनवर्स लगाओ बात एक ही है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, 300 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, नाइक्रोम की संरचना क्या है जो कि एक मिश्र धातु है? नाइक्रोम की संरचना क्या है जो कि एक मिश्र धातु है? राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, लोह, निकेल और क्रोमियम। लोह, निकेल और क्रोमियम से नाइक्रोम बनता है। निकेल जो है ये कितना होता है? निकेल इसका लगभग 58 से 60% होता है, क्रोमियम 8-10% और लोहा जो है ये 22 से 25% के बीच होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा लोह, निकेल और क्रोमियम। अगला देखिए, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु कोष्ठ को किसके भीतर रखा जाता है? अब देखिए, सोडियम जो है अगर इसको केरोसिन ऑयल या फिर मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाएगा तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इसमें आग लग सकती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन।
और जो सफ़ेद फास्फोरस होता है इसको पानी में रखा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन ऑयल के भीतर रखा जाता है या फिर मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? अब ये तो बात आप जानते हैं कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का ही बना होता है, लेकिन इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका मतलब यह है कि जो टंगस्टन है इसका जो गलनांक है ये काफ़ी अधिक होता है, यानी इसका उच्च गलनांक होता है। तो उच्च गलनांक के कारण टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। गलनांक इसका कितना होता है? तो 3380 डिग्री सेल्सियस। जो टंगस्टन है इसका गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस ये होता है इसका गलनांक। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। अगला देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में किया गया था। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा में महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और चांद्रावरकर इन तीन के द्वारा। तो इसमें से अगर कहा जाए तो जो दिया गया है वो आत्माराम पांडुरंग दिया गया है, तो ये बिल्कुल मेन होगा, क्योंकि महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इसमें मेन थे। तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग आपका राइट उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो रानी हमीदा बानो बेगम जो है किसकी पत्नी थी? रानी हमीदा बानो बेगम ये किसकी पत्नी थी? इसका आंसर आप बताएंगे। किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? इसका आंसर आप बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिए। भाई अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल पे पहली बार आए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है। देखिए, रानी हमीदा बानो बेगम जो हैं ये मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर, हुमायूं की। अगला है कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। किसकी कोशिकाएं? तो ये हो जाएगा आपका स्थूल कोण ऊतक, या फिर कहा जाए कि कोलन काइमा की कोशिकाएं। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के किस में संग्रहित करते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। तो ये हो जाएगा बीजपत्र पौधे, या फिर कहा जाए तो कोटिलीडोन में। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, कोटिलीडोन में। अगला देखिए, अगला है कि भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। कहने का मतलब है कि भार का एसआई मात्रक जो है किसके एसआई मात्रक के बराबर होता है? इजी है। देखिए, भार और बल ये दोनों जो है अदिश राशियाँ हैं, यानी स्केलर क्वांटिटीज हैं। इन अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और दोनों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर कहा जाए न्यूटन होता है। तो भार और बल दोनों का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बल। तो ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, अब जो मैं कंप्लीट करूंगा वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में 6 दिसंबर 2018 को समय 12:30 बजे से 2 बजे के बीच जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं उसको मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ जो इसकी मैं टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर दे दूँगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। बाकी इसके पहले की मैराथन क्लास देखने के लिए गाइस आप टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक दी गई वो उससे भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, आपको इसके पहले की क्लासेज भी बहुत ईजी तरीके से मिल जाएंगी। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 पूछे गए 6 दिसंबर 2018 को समय 12:30 बजे से 2 बजे के बीच जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए उसको अब मैं देखूंगा। ठीक है दोस्त।